पड़ताल में आज हम चर्चा करेंगे श्रीलंका के बारे में। पड़ताल में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है। इसका अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि श्रीलंकाई जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी करीब 12.5% है और कोविड पूर्व दौर में यही क्षेत्र श्रीलंका में सबसे तेज़ी से वृद्धि दर्ज कर रहा था। लेकिन कोविड संबंधी प्रतिबंधों और महामारी के खौफ ने पर्यटन गतिविधियों पर विराम लगा दिया। रही सही कसर श्रीलंकाई सरकार की नीतियों ने पूरी कर दी। लोक लुभावन राजनीति के लोभ में सरकार ने कर की दरों में भारी कटौती कर दी। इससे न केवल राजस्व की क्षति हुई बल्कि सरकारी खजाने के गड़बड़ाते गणित को देखते हुए वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका की साख पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इससे कोलंबो के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र में किफ़ायती दर पर वित्तीय संसाधन जुटाना तो दूर हो गया, इसके लिए वह चीन जैसे देश पर और भी निर्भर होता गया, जिसका उस पर पहले से ही कड़ी शर्तों वाले कर्ज का अंबार लगा हुआ था। मुश्किलें केवल यहीं तक सीमित नहीं रहीं। खेती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाकर तुगलकी फरमान जारी हुआ, जबकि जैविक खेती की दिशा में रातों रात कदम बढ़ाना संभव नहीं था। इसका परिणाम ये हुआ कि पारंपरिक कृषि उत्पादन को भी आघात पहुंचा। हालांकि बाद में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग संबंधी फैसले को पलट दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। एक विकराल खाद्य संकट दस्तक देने को तैयार हो चुका था और इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका वित्तीय और खाद्य संकट से ग्रस्त हो गया। अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति में भी राजपक्षे और उनकी पार्टी एक तरफ अतीत के गौरव और दूसरी तरफ धर्मांधता के रेडियो की आवाज़ को तेज करती रही। बर्दाश्त की सारी सीमाएं टूट गईं। 9 मई को जनता का रोष सड़कों पर फूटकर बह निकला। श्रीलंका सिर्फ एक घटना विकास नहीं है, यह एक सबक है, और ये वो है कि देश और दुनिया के लुटेरों की गोद में बैठकर घंटे घंटरिया बजाने वाले, धर्म आधारित राष्ट्र का नारा लगाने वाले फर्जी राष्ट्रवादी खुद को तो डुबोते ही हैं, देश को भी डुबो कर रख देते हैं। श्रीलंका में जो कुछ होता दिखाई दे रहा था उसे सही तरीके से पढ़ने के लिए हमें ये बात समझनी होगी कि ये हिंसा अपने आप नहीं भड़की। अप्रैल के आखिर में लाखों मजदूरों की आम हड़ताल, 5 मई को हुई दूसरी आम हड़ताल के बाद हजारों नागरिक राजधानी में राष्ट्रपति निवास के सामने धरने पर बैठ गए। उनकी मांगों पर चर्चा या संवाद के बजाय राजपक्षे भाइयों ने पोडुजना पेरुमन के लोगों को बसों में भर भर कर इकट्ठा किया और इस शांतिपूर्ण धरने पर बर्बरता पूर्वक हमला बोल दिया। राजपक्षे की सरकार, परिवार और उनकी पार्टी ने राजनीति के लिए धार्मिक कट्टरता को अपना जरिया बनाया। पहले अहिंसा के लिए जाने जाने वाले बौद्ध धर्म के भीतर कट्टरता पैदा की गई। उसके बाद भाषाई गौरव के नाम पर संकीर्णता भड़काई गई और इसी के साथ कथित अतीत के गौरव को लेकर अंध राष्ट्रवाद का उन्माद पैदा किया गया। विकास विकास और विकास का शोर मचाया गया। विरोध और असहमतियों को कुचलने के लिए हिंसा और बर्बरता के हर संभव तरीकों को अपनाया गया। हमले करना और आग लगाना आम प्रचलन में लाया गया। पहले इन हमलों का निशाना तमिल हिंदू बनाए गए, उसके बाद मुसलमानों को शिकार बनाया गया। जनता से विवेक पूरी तरीके से छीन लिया गया। दुनिया भर के अनुभव से जाहिर होता है कि धर्मांधता का सहारा लेकर राष्ट्रवादी उन्माद पैदा करने वाली ताकतें देश और जनता को आर्थिक रूप से लूटने वाले गिरोह की पक्की साथी होती हैं। यहाँ भी वही हुआ। जैसे जैसे जनता बर्बाद होती गई वैसे वैसे धर्मांधता और कट्टरता हमलावर होती गई।